स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही पूरे देश को दिमागी नक्सलियों से सावधान किया, उसके बाद से पूरे देश में अब ये शब्द ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ इस शब्द की चर्चा हो रही है और वो शब्द है दिमागी नक्सल। इसके बाद से ही विपक्ष के नेताओं में खुद को दिमागी नक्सल बताने की एक रेस चल रही है। हर विपक्षी नेता खुद को बड़े से बड़ा दिमागी नक्सल बताने की कोशिश कर रहा है और अपने दिमागी नक्सल होने पर वो गर्व भी कर रहा है। ये मेडल लेने के लिए अब तमाम विपक्षी नेता मैदान में आ चुके हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के साथ की, जहां उन्होंने लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मतलब मुझे एक दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ दिमागी नक्सल। मतलब मैं भी दिमागी नक्सल हूं, मैं अपने आप को दिमागी नक्सल मानती हूं। यह उनका पोस्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लिया था, किसी भी विपक्षी नेता का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसके बाद से लगातार हमारे देश में जो दिमागी नक्सल हैं वो खुद से ही बाहर निकल आए और बताने लगे कि हां, मैं दिमागी नक्सल हूं। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। जब सवाल उठाते हैं बोलते हैं अर्बन नक्सल। अभी उनको एक नया शब्द भी मिल गया, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल कौन है जो इनका विरोध करते हैं? यही तो दिमागी नक्सल ने मांग की थी ना, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये अर्बन नक्सल सोच है, पर एक साल पहले अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातीय जनगणना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं। मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। असल में भारत के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री बोलेंगे उन्हें उसका विरोध करना है। चाहे वो कुछ भी बोलें, कैसी भी बात करें, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है। और अब वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते भारत का ही विरोध करने लगे हैं और इस चक्कर में वो भारत के जो दुश्मन हैं उनके दोस्त बनते जा रहे हैं। इससे पहले आपने इस तरह के बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है। हमारे पास एक अवार्ड वापसी गैंग है, जिन्हें अवार्ड दिए गए थे उन्होंने प्रोटेस्ट में अपने पुरस्कार वापस कर दिए। हमारे देश में खान मार्केट गैंग है। हमारे देश में कुछ लोगों को एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी भी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या हमारे देश में ऐसे लोग वाकई में मौजूद हैं? आप भी कई बार सोचते होंगे।
तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, इस प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं और हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। और आप देखिएगा, आज भारत में हम अपनी जिस उपलब्धि की सबसे कम बात करते हैं, जिस उपलब्धि को हमने कहीं दबा दिया है, वो उपलब्धि है हमारे देश से नक्सलवाद का खत्म होना। आतंकवाद के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग नक्सलवाद से मारे गए हैं। फिर भी हमारे देश में आतंकवाद की तो बात होती है, लेकिन नक्सलवाद पर वैसी चर्चा नहीं होती जैसी आतंकवाद पर होती है। आतंकवाद दूसरे देशों से आए आतंकवादियों ने हमारे देश में फैलाया, लेकिन नक्सलवाद एक ऐसा युद्ध था जो हमारे ही देश के लोगों ने हमारे ही खिलाफ चलाया। अब यह जरूर है कि आतंकवादियों को भी पैसा बाहर से मिलता है और नक्सलवादियों को भी पैसा और हथियार बाहर से ही मिल रहे थे। वर्ष 2014 में भारत के 16 राज्यों के 161 जिले नक्सलवादियों से प्रभावित थे। ये वो जिले थे जहां आप जा नहीं सकते, जहां कहते थे कि सरकार का राज ही नहीं चलता, ये एक अलग देश की तरह व्यवहार करते थे, देश से कटे हुए थे। लेकिन मार्च 2026 तक इन जिलों की संख्या जहां पर नक्सलवादियों का प्रभाव था, अब घटकर हो गई है 0। सोचिए, 2014 में 161 जिले जहां आप जा नहीं सकते, जो देश से कटे हुए हैं, और आज उनकी संख्या है 0। मतलब हमारा देश नक्सलवाद से अब आजाद हो चुका है। लेकिन क्या हमने इस आजादी को सेलिब्रेट किया? क्या इस आजादी का जश्न मनाया? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी बधाई दी? अब जंगलों में हिंसा करने वाले ये नक्सलवादी फिर से हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे देश के शहरों में, हमारे देश के गांवों में ये नक्सलवादी अब आम लोगों की तरह रह रहे हैं, हमारे और आपकी तरह रहते हैं। और क्रांति के नाम पर इनके दिमाग में जो खतरनाक नक्सलवादी विचार भरे गए थे, अब वो विचार इनके जीवन से, इनके दिमाग से निकल चुके हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फैशन शो हुआ। इस फैशन शो में जो महिलाएं रैंप पर चल रही हैं, वॉक कर रही हैं, वो एक जमाने में नक्सलवादी हुआ करती थी, जंगलों में रहती थी, इनके हाथ में हथियार हुआ करते थे। एक जमाना था जब ये महिलाएं हमारे ही देश की पुलिस और सुरक्षा बलों से लड़ती थीं, उन पर गोलियां चलाती थीं और हमारे अपने लोगों के खिलाफ बंदूक उठाती थीं। आज देखिए उन महिलाओं को सबसे पहले। तो एक फैशन शो ये हुआ था, इसमें उन नक्सलवादी महिलाओं को बुलाया गया था जो एक ज़माने में नक्सली हुआ करती थी। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब वो आम लोगों की तरह मुख्य धारा में शामिल हो गई हैं। और इन नक्सलवादी महिलाओं ने जो एक ज़माने में थीं, इस रैंप पर वॉक किया था। मतलब ये है कि अब हमारे देश से नक्सलवाद निकल चुका है। हमारे देश में जो नक्सलवादी थे वो, उनकी संख्या अब ख़त्म है, लगभग बचे नहीं हैं। और जो बच गए हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वो अब आम लोगों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज बड़ी चुनौती है कि जंगलों में रहने वाले ये नक्सलवादी तो ख़त्म हो गए, लेकिन भारत के बड़े बड़े शहरों में रह रहे हज़ारों प्रभावशाली लोगों के दिमाग में अब भी नक्सलवाद भरा हुआ है। ये लोग आज भी अपने देश के लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं, अपने ही देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, अपने ही देश के लोगों की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन इन्हें अपने दोस्त और हमदर्द लगते हैं, और भारत में रहने वाले राष्ट्रवादी लोग इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी पहचान आज कुछ भी हो सकती है। ये लोग राजनीति में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इनका चेहरा कुछ भी हो सकता है। वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं। ये तमाम लोग न जाने किस बात पर
भारत से हमेशा नाराज रहते हैं। कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नाराज रहते हैं, कभी संविधान की रक्षा के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये हर समय आज़ादी की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, देश को कमज़ोर करने का एक भी मौका कभी छोड़ते नहीं। ये हर उस ताकत के साथ हाथ मिलाते हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है, जो देश की चुनी हुई सरकार को गिराकर इनके मनपसंद लोगों को सरकार में बैठाना चाहती है। और ऐसे ही लोगों को हम दिमागी नक्सल कहते हैं। नक्सलवादी अब जा चुके हैं, लेकिन वो नक्सलवादी विचार अब लोगों के दिमाग में आ गए हैं। जंगल में जो नक्सली रहते हैं उनके हाथों में बंदूक और बम होते थे, लेकिन शहरों में जो अर्बन नक्सल रहते हैं, जो दिमागी नक्सल रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसी जहरीली सोच है जो किसी बम और बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि बंदूक और बम तो सिर्फ कुछ लोगों की जान लेते हैं, लेकिन इनके पास जो नक्सली विचारधारा है वो पूरी पीढ़ी को मिटा सकती है। आप देखिए, अगर आप एक नक्सली दिमाग को स्कैन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा। ये आंदोलन करना चाहते हैं, उसके जरिए सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता चाहते हैं। ये आज हमने एक नक्सल दिमाग को डिकोड करने की आपके लिए कोशिश की है। अगर नक्सली दिमाग को आप निकालेंगे तो इनके दिमाग में देखिए क्या चीज़ होती है। ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्रांति चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच इनके मन में है। ये भारत विरोधी सोच से भरे हुए हैं और भारत की हर कामयाबी पर ये सवाल उठाते हैं। ये है एक दिमागी नक्सल का दिमाग। और मैं वापस आपको पहले दिखाता हूं, इनके दिमाग में जो मुद्दे हैं वो भी आप देख लीजिए। इनके दिमाग में मुद्दे क्या हैं? इनके दिमाग के मुद्दे हैं, आप पढ़ पाएंगे एक एक करके। लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है, और फिर ये उसका पार्ट 2 है। किसी भी आंदोलन को टिके रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला डर, दूसरा पैसा, और तीसरा नैरेटिव। पहले किसी विचार को फैलाने के लिए एक संगठन चाहिए होता था। आज एक ट्रेंडिंग हैशटैग हजारों लोगों को एक कहानी के साथ जोड़ सकता है, एक नैरेटिव के नीचे ला सकता है। नैरेटिव ही दिमागी नक्सल की असली जहरीली सोच है। वो सबसे पहले शब्दों को बदलता है, जिसमें हिंसा को क्रांति का नाम दिया जाता है और अराजकता को आंदोलन बता दिया जाता है, और फिर उसके बाद इस हिंसा और आंदोलन को जायज ठहरा दिया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता को व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत बताया जाता है और जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र की जीत कहा जाता है। और यह नैरेटिव ही देश तोड़ने की बात करने वाले देश विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग को भटका हुआ युवा बताते हैं। उनके लिए विक्टिम कार्ड ये इकोसिस्टम खेलता है। दिमागी नक्सल अपने नैरेटिव के जरिए युवाओं के मन में किसी व्यवस्था के प्रति लगातार अविश्वास पैदा करता है और किसी भी मतभेद को संघर्ष में बदलने के लिए उकसाता है। आज आपको देखना चाहिए कि एक आदर्श दिमागी नक्सल क्या होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नाग पंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है ये बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है। उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा
और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। नक्सली दिमाग के काम करने का तरीका भी अब बदल चुका है। एक समय था जब नक्सली विचारधारा को फैलाने के लिए पोस्टर्स लगाए जाते थे, पैम्फलेट्स बांटे जाते थे, बंद कमरों या जंगलों में बैठक हुआ करती थी। आज वही काम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद से किया जा रहा है। अब किसी विचार को फैलाने के लिए हजारों पैम्फलेट्स छापने और बांटने की आवश्यकता नहीं। अब एक वीडियो, एक रील, एक मीम और एक वायरल वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पहले कार्यकर्ता पैम्फलेट्स बांटते थे, आज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम नक्सली विचारों को ऐसे ही मुफ्त में बांट रहा है। सबसे खतरनाक यह है कि एल्गोरिदम किसी खास नैरेटिव को, आपत्तिजनक कंटेंट को और अराजक विचारों को भी बार बार दिखाकर उसे नॉर्मल बना देता है। जंगल के नक्सलियों की एक भौगोलिक सीमा होती थी, लेकिन इंटरनेट पर किसी विचार की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। अब किसी युवा को सीधे ये कहने की आवश्यकता नहीं कि उसे नक्सली बनाना चाहते हैं हम, बल्कि उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया पर लगातार खास नैरेटिव का कंटेंट दिखाकर ये अघोषित रूप से बता दिया जाता है कि वो पीड़ित है और पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ है और उसे क्रांति करनी होगी। इसलिए अब उसे आंदोलन करना होगा, देश विरोधी नारे लगाने होंगे, जरूरत पड़ने पर हिंसा करनी होगी। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया गेट पर एयर पॉल्यूशन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन वहां आतंकवादी और नक्सलवादी हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए, वहां नक्सलियों के पक्ष में नारे लगने लगे, आतंकवादियों के पक्ष में नारे लगने लगे। आज कांग्रेस के नेता खुद ये भूल चुके हैं कि जब वो सत्ता में थे तो वो नक्सलवादियों के बारे में क्या सोचते थे, क्या कहा करते थे। आज पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि वो भी एक नक्सल हैं, लेकिन पी चिदम्बरम जब इस देश के गृह मंत्री थे तब वो कहते थे कि नक्सलवादियों को बुद्धिजीवियों से समर्थन मिल रहा है और उससे निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज मैं वो अखबार की एक क्लिप लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। चिदम्बरम साहब खुद कह रहे थे, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट्स। The most difficult element in dealing with Naxalites was lack of trained policemen. It was followed by intellectual and material support. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को सबसे बड़ा आंतरिक खतरा बताया था उस जमाने में। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। तो अब समस्या ये है कि राइफल की जगह रील्स ने ले ली है और नक्सलवादी तो खत्म हो गए, लेकिन हमारे देश में आज भी बहुत सारे दिमागी नक्सली घूम रहे हैं। आप लोगों के बीच में भी हो सकते हैं। वो शहरों में रहते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएंगे, किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी मिल सकते हैं, किसी वकील के रूप में मिल सकते हैं, किसी पत्रकार के रूप में भी वो आपको मिल सकते हैं। अब इन्हें आइडेंटिफाई करना ये देश की अगली बड़ी चुनौती होगा।